अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगा दिया। ये चीज़ें आपने अभी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा सुनी होगी। बट क्या आपको पता है, ये जो टैरिफ लगाना होता है, टैरिफ रिलीज करना होता है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो डब्ल्यूटीओ का होता है। आज उसी डब्ल्यूटीओ के रोल के बारे में हम जानेंगे कि क्या जो पूरी दुनिया है उसका जो ट्रेड है वो आज भी डब्ल्यूटीओ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हो रहा है या नहीं हो रहा है। It's India versus the West again. हम बात करें इस आर्गुमेंट के बारे में, तो देखो आर्गुमेंट के अंदर सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं? हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है डब्ल्यूटीओ, ये तब एग्जिस्टेंस में आता है जब साल होता है 1995 का। ठीक है, यानी कि इन ईयर 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। किसके जगह पे बनाया जाता है? तो जीएटीटी। जीएटीटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स। यानी कि इस बॉडी के हटाने के बाद, मतलब इस बॉडी के जगह पे जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स था, उस चीज के बदले में हमने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ। आपको पता होगा डब्ल्यूटीओ यूएन के अंदर आती है और यूएन ऐसे 15 और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, अपने अंदर लेके चलता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1995 में जीएटीटी फ्रेमवर्क को हटा करके हमने क्या किया था, डब्ल्यूटीओ बनाया था। इस डब्ल्यूटीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट करेंगे ताकि हम एक प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर को क्या कर पाए, क्रिएट कर पाए। तो कहने का मतलब है कि 1995 के अंदर जीएटीटी फ्रेमवर्क को हटा करके हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरे दुनिया के अंदर एक प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर हम क्रिएट कर पाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल के कुछ सालों के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो हमारे सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं और जो हमारे सब्सिडीज वॉर हैं, ये कहीं ना कहीं डिजिटल कॉमर्स के ऊपर, डिजिटल कॉमर्स का राइज हो गया, सब्सिडी वॉर हो गया, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या आज भी जो हमारा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले के जैसा रेलिवेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते थे जहां पर आप बता सकते हैं कि साल 1995 के अंदर जीएटीटी की जगह पर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर को क्रिएट कर सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिसेंट सालों के अंदर, रिसेंट ईयर के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए हैं, सब्सिडी वॉर बढ़ गए हैं और डिजिटल कॉमर्स का राइज हुआ है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, ये आज भी उतना ज़्यादा रेलिवेंट है या नहीं है। इसी चीज़ के ऊपर हम आर्गुमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फेवरिंग पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो कि जी हाँ, ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, ये आज भी रेलिवेंट है। तो अगर हम इसके 4 पॉइंट की बात करें तो हमें सबसे पहला जो इसके फेवर में पॉइंट मिलेगा कि हाँ ये आज भी रेलिवेंट है, वहां पर हमें पता लगेगा कि फाउंडेशन ऑफ रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ है ना, ये पूरे दुनिया के अंदर एक कानून बनाता है, एक कानून को पास करता है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी नहीं तो ऐसे कानून फिर आएंगे नहीं, और जब कानून नहीं रहेंगे ट्रेडिंग के लिए तो फिर जो ट्रेडिंग है वो इतनी ज़्यादा सूटेबल रहेगी नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि WTO प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड अमॉन्ग 160 प्लस मेंबर कंट्रीज, यानी कि 160 देशों से भी ज़्यादा जो हमारे कंट्रीज हैं, उन सरकारों के अंदर जो ट्रेड होता है उसके लिए जो कानून है वो WTO बनाती है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कवर करती है नियरली 98% ग्लोबल ट्रेड को। सो हमें यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। इवन अमिड टेंशन, मतलब कि टेंशंस क्रिएट होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे टेंशंस के दौरान भी ग्लोबल ट्रेड स्टिल ऑपरेट WTO कमिटमेंट्स ऑन टैरिफ, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे तो टेंशन के दौरान भी जो देशों के बीच है वो ग्लोबल ट्रेड ऑपरेट होते रहते हैं।
किस चीज़ के ऊपर? तो जो WTO के कमिटमेंट है, टैरिफ है, ट्रांसपेरेंसी है, उन चीज़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में सप्लाई बनी रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा WTO है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और इसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। पहला रीज़न हमारा ये हो गया। फिर हमारा आता है प्लेटफॉर्म फॉर द मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। अब ये दूसरा रीज़न है जो बताता है कि जी हाँ, हमारा ये जो WTO है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म फॉर द मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग दुनिया के, वो यहाँ पर आते हैं, एक साथ बैठते हैं, कोऑपरेट करते हैं और पूरे दुनिया का ट्रेड जो है वो इसके वजह से फिजिबल हो पाता है। यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, द WTO रिमेन्स ओनली ग्लोबल बॉडी where all major economics including the US, China, EU, developing nation negotiate trade norms collectively। अगर आप WTO की चाहे कितनी भी क्रिटिसिज्म कर लो कि WTO खराब है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया के अंदर ये एकमात्र ऐसा ग्लोबल बॉडी है जहां पर दुनिया के जितने भी बड़े इकोनॉमी वाले कंट्री हैं, फॉर एग्जाम्पल US हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, डेवलपिंग नेशन हो गए, वो यहीं पर आते हैं, बैठते हैं और ट्रेड एंड उनके जो कानून होंगे, जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके बारे में नेगोशिएट करते हैं। एट द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि 2022 में हुआ था, देखो आपको एक चीज़ मिलेगी, मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं देता, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कंटेंट देता हूँ और ये वो कंटेंट है जो आप एग्जाम में लिख के आओगे। काफ़ी कम है, इसको रिकॉल किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, और ये एक्चुअल, अगर मैं भी एग्जाम देता ना, मैं भी जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना लिख के नहीं आता, हकीकत है ये, क्योंकि वहाँ पे हमें कम लिखना होता है, टाइम भी कम होता है। तो मैं वहाँ पर ऐसे ही 2-2 3-3 लाइनें लिख के आता। लेकिन क्या है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत जब करंट अफेयर्स वगैरह बताऊंगा ना, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो वो चीज़ ऐसे में या फिर रिपोर्ट में या आर्गूमेंट में कहीं यूज करने वाली होगी तो आप कर पाओगे। इसलिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ाता हूँ। हो सकता है किसी को लग सके कि सर ये तो 10 मिनट का कंटेंट था, 15-20 मिनट का कंटेंट था, 30 मिनट चला गया। तो वो इसीलिए जाता है ताकि जब हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको ऐसे के लिए देखोगे, रिपोर्ट के लिए देखोगे एंड इवन आर्गूमेंट के लिए देखोगे, देन वो इनफ होगा, सफिशिएंट होगा उस चीज़ को करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो हम कहाँ थे? हम थे कि जो हमारा 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम MC12 कहते हैं, 2022 के अंदर ये जब हुआ था, तो मेंबर रीच्ड एग्रीमेंट ऑन फिशरीज, सब्सिडीज एंड फूड सिक्योरिटी, शोइंग दैट कंसेंसस थ्रू डिफिकल्टीज इट इज स्टिल पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि जब ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2022 में हुआ था ना, जहां पर हमें एक एग्रीमेंट पर पहुंचे फिशरीज को लेकर के, सब्सिडीज को लेकर के, फूड सिक्योरिटीज को लेके, जो ये दिखाता है कि जो हमारे कंसेंसस है डिफिकल्टीज होने के थ्रू, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉसिबल हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट पर पहुंचना पॉसिबल हो जाता है अगर पूरी दुनिया के ऊपर अगर उसमें बात हो रही होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये पता लग जाएगी। फिर आपका आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क इवन इन वीकेंड। कहने का मतलब क्या है कि ये जो WTO है ना, ये कई बार डिस्प्यूट को ख़त्म करने का काम भी करता है। इसलिए हमारा WTO क्या है, एक बॉडी ऐसी है जो कि अभी के लिए तो हम उसे डिसबैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑल द एपीलीट बॉडी हैज़ रिमेन्ड नॉन फंक्शनल सिंस 2019। यानी कि अगर आप देखोगे जो एपीलीट बॉडी है, किसी डिस्कशन को, किसी बोल सकते हो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, वो नॉन फंक्शन है, वो काम नहीं कर रही 2019 से, ड्यू टू द अपॉइंटमेंट डेडलॉक, कि वहाँ पर किसको अपॉइंट करना है, कौन उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा डिस्प्यूट हो जाता है, डेडलॉक आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पाती है। तो ऑल द अपीलीट बॉडी has remained non-functional since 2019 due to appointment deadlock. The dispute settlement system at the penal stage continues to operate. Many countries have also adopted interim agreement like the multi-party interim appeal abrogation agreement to preserve the adjunctions of mechanisms. कहने का क्या मतलब है इसका? इसका कहने का मतलब यही है कि देखो जो हमारा WTO है, जब बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, जब वहाँ पर उसके हेड को हम चूज नहीं कर पाते, डेडलॉक आ जाता है, देन उस टाइम पर जो ये हमारा WTO है ना, ये बड़े बड़े डिस्प्यूट को भी कई बार रिजॉल्व कर देता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील एब्रिएशन एग्रीमेंट, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी कंट्रीज के जो अपने डिस्प्यूट थे वो रिजॉल्व कर दिए गए WTO के द्वारा।
इसलिए जो हमारा WTO है वो अभी भी रेलिवेंट है और हम इसे डिसबैंड नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। देखो अगर आप WTO को देखोगे ना तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, यहाँ पर आपको सभी के लिए आवाज उठाते हुए खड़ा होता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जिसका नाम है WTO। द WTO प्रोवाइड स्मॉलर एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स फॉर अ फोरम टू चैलेंज द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर ऑफ पावरफुल नेशन। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर आप एक छोटे देश हो, ठीक है, अगर आप एक छोटे देश हो, एक डेवलपिंग इकोनॉमीज हो, तो आपके साथ कोई गलत ना कर पाए, ऐसा ना हो कि आपका सामान कोई जबरदस्ती कम दामों में खरीद ले। इस चीज को इंश्योर करने का काम किसका होता है? ये होता है WTO का। इसलिए WTO क्या करती है कि जो स्मॉलर एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पावरफुल नेशन उनके साथ कुछ गलत तरीके से व्यापार ना कर ले, एक फेयर डील हो, इस चीज को इंश्योर करने का काम कौन करता है? WTO करता है। इसलिए जो हमारा WTO है वो हमारे लिए वॉइस का काम करता है। स्पेशल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं SDT, प्रोविजंस रिमेन क्रूशियल फॉर द कंट्रीज सीकिंग पॉलिसी स्पेस फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग रोल की। देखो ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग रोल, इसमें क्या पता लगेगा आपको? इसमें हमें पता लगेगा कि जो WTO है ना ये ट्रेड के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखता है, पूरे दुनिया के अंदर ट्रेड किस तरीके से हो रहे हैं उसको ये मॉनिटर करता है, एंड फर्दर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसके जो रिजल्ट्स हैं वो दुनिया के सामने शो करने के लिए एक अच्छी बॉडी है, एक अच्छे तरीके से काम करने वाली संस्था है। इसलिए हम WTO को क्या नहीं कर सकते? एक्सक्लूड नहीं कर सकते, डिसबैंड नहीं कर सकते। आप लिख सकते हो थ्रू द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एंड रेगुलर नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट द WTO मॉनिटर द सब्सिडीज, टैरिफ एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कह रहा है कि जो हमारी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है ना इसके थ्रू, रेगुलर नोटिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट के थ्रू जो हमारा WTO है वो क्या करता है? जो सब्सिडीज है, जो टैरिफ है, जो हमारे एक्सपोर्ट के टैक्सेस वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनको वो देखता है, उनको वो मॉनिटर करते रहता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 एग्जाम्पल है जो कि आप यूज कर सकते हो। कह रहा है कि कोविड-19 के दौरान द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इट ट्रैक्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन फूड एंड मेडिसिन सप्लाई इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी। कह रहा है कि जो कोविड-19 था ना उस कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू क्या हुआ था कि जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, देखो कोविड-19 भी था और साथ में आपका क्या था? कोविड-19 के साथ साथ यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। लेकिन उस टाइम पर भी जो WTO है इसने एक्सपोर्ट के कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा, मॉनिटर किया कि पूरे दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है, जो फूड सप्लाई है, जो मेडिकल सप्लाईज है वो पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि किसी कंट्री में फूड नहीं जा पा रहा, मेडिकल की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो WTO है इसने इंश्योर किया कि जो फूड है और मेडिकल सप्लाईज है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड पहुंच सके और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो सके। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो हमारी WTO है ये ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग रोल के लिए काफ़ी अच्छा है और इसलिए अभी हमें इसे डिसबैंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलो फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जो कि कहता है कि हाँ WTO को अभी रेलिवेंसी है इसकी और इसको हमें रहने देना चाहिए। वो होता है रेलिवेंस इन इमर्जिंग इशूज़। देखो बहुत सारी ऐसे इशूज़ होते हैं जो इमर्ज कर रहे होते हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, एंड उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो सपोर्ट है वो WTO करता है। इसलिए हमें लगता है कि WTO को अभी रहने देना चाहिए, इसको डिसबैंड नहीं कर देना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो नेगोशिएशंस क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो नेगोशिएशन आर अंडर वे ऑन अ ई-कॉमर्स, यानी कि देखो ई-कॉमर्स के ऊपर जो नेगोशिएशंस है ना वो दुनिया के अंदर चल ही रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर द डेवलपमेंट ये कंक्लूड हुआ था इन द 2024 एंड इन्वायरमेंटल गुड्स। दिस डिस्कशन इंडिकेट अटेम्प्ट टू अडॉप्ट 21st सेंचुरी ट्रेड रिलेटिव्स। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा नेगोशिएशन है ना किस चीज़ों को लेकर के, ई-कॉमर्स को लेकर के और साथ में जो हमारे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है इन सब चीज़ों को लेकर के, मतलब दुनिया के अंदर ई-कॉमर्स को लाया जाए, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको और आसानी से किया जा सके, इस चीज़ के लेकर के अगर आप देखोगे तो 2024 के अंदर एक बातचीत हुई थी जो कि 2024 में कंक्लूड हुई थी। इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, ठीक है, उन गुड्स को हम प्रमोट करेंगे एंड ई-कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ को भी हम प्रमोट करेंगे। अब ये जो डिस्कशन है ना वो इंडिकेट करते हैं कि 21st सेंचुरी की जो ट्रेड रियलिटीज़ हैं
उनको पूरे दुनिया के सामने जो हमारी WTO है वो रखने की कोशिश करती है, और जो हमारे इमर्जिंग इशूज़ हैं वो दुनिया के सामने ये पुट फॉरवर्ड करती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस WTO को अभी डिसबैंड नहीं करना है, बल्कि इसके साथ ही हमें चलना है। तो अभी तक हमने जो देखा उसके अंदर हमने एक इंट्रो देखा, और हमने 6 टोटल वो पॉइंट देखे जो कि सजेस्ट कर रहे थे कि हाँ, WTO को अभी कंटिन्यू करने की नीड है, हमें इसे रोकने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हम उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कहती हैं कि WTO जो है वो उतना अच्छा नहीं है, इसे हमें बंद कर देना चाहिए। मतलब अब हम बेसिकली काउंटर आर्गुमेंट की बात करेंगे, किसके फेवर में आप देखोगे तो WTO के नॉट रेलिवेंसी होने के फेवर में। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है डेडलॉक इन अ मेजर नेगोशिएशन। देखो, बहुत बड़ा आरोप जो है ना WTO पर यही लगता है कि कई बार जब बहुत बड़ा इंपोर्टेंट नेगोशिएशन होना होता है ना, तो उस टाइम पर WTO का रोल बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो डेडलॉक की कंडीशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे द दोहा डेवलपमेंट राउंड लॉन्च इन 2001, जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था, वो आज तक अनरिजॉल्व है ड्यू टू द persistence disagreement between the developed and developing nation on agriculture subsidies and market access। तो ये यहाँ पर आपके पास जो कि एक बहुत बड़ा एसेट है WTO के लिए कि वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करे, लेकिन अगेन आप देखोगे कि दोहा डेवलपमेंट राउंड जो कि 2001 के अंदर लॉन्च करा गया, वो आज भी अनरिजॉल्व है, क्योंकि वहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है कि इस चीज़ को लेकर के कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज कितनी देनी है और मार्केट एक्सेस कैसे देना है। तो इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हो पा रही है, जो कि मेजर निगोशिएबल प्रॉब्लम है, और यहाँ पर WTO डेडलॉक के कंडीशन में है। सो इट सोच कि इसका कुछ काम है नहीं, ये बड़े फैसले जहाँ लेने की बारी आती है वहाँ पर तो ये कुछ कर नहीं पाते, तो इनको रखने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है जो WTO के अगेंस्ट में कहता है, वो कहता है पैरालिसिस ऑफ द एपिलीट बॉडी। अब ये क्या होता है कि जो एपिलीट बॉडी है, जो बड़ी बड़ी बॉडी है, उनके आगे ये कैसा हो जाता है, बिल्कुल पैरालिसिस हो जाती है इसको। ये अपने डिसीजन को उनके सामने रख ही नहीं पाता पावरफुल, वो उनके ही डिसीजन को क्या करता है, फर्दर कंटिन्यू करता है। ठीक है ना, उनके अगेंस्ट में जाके या उनके डिसीजन को ये करेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर इस पे आरोप क्या लगते हैं कि सिंस दिसंबर 2019, अगर आप 2019 दिसंबर के बाद से देखोगे, WTO टॉप एपिलीट मैकेनिज्म हैज बीन नॉन फंक्शनल ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ जज अपॉइंटमेंट। अब ये जो हमारा WTO के टॉप एपिलीट मैकेनिज्म है ना, जो आप देख पा रहे हो दिसंबर 2019 से, वो नॉन फंक्शनल पड़े हैं, क्योंकि वहां पर जजों की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, ब्लॉकेज आ गया है। इसके अलावा पता लगेगा कि दिस हैज वीकेंड द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ रूलिंग एंड रेड्यूस कॉन्फिडेंस इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो क्या करता है, कहीं ना कहीं जो इन्फोर्स हो सके कानून, उन सभी कानूनों को ये कमजोर कर देता है, एंड इसके साथ साथ जो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन है वो नहीं हो पाता है, या फिर उन रेजोल्यूशन को ये कॉन्फिडेंटली क्या नहीं कर पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो अपीलीट बॉडी के सामने क्या हो जाता है, बोल सकते हो कि इनके अंदर पैरालिसिस आ जाती है। सो इट इज नॉट अ बॉडी जिसको हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है राइज ऑफ अन यूनिलैटरलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स। इसके अंदर क्या पता लगता है, इसके अंदर यह पता लगता है कि जब भी पूरे दुनिया में ट्रेड को लेकर के बातचीत होती है ना, इस WTO का जो कहीं ना कहीं बातचीत होती है, डायलॉग होते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म हो जाते हैं। मतलब वो एक ही कंट्री के फेवर में कई बार बात करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे, the US-China trade tension involving tariff hike and technology restriction were largely pursues oversight the WTO framework, reflecting limited institutional authority over the major power। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा US-China का ट्रेड टेंशन हुआ था, उस समय पर जब टैरिफ हाई हो गए थे, टेक्नोलॉजी का रिस्ट्रिक्शन लग गया था कि कौन किसी की टेक्नोलॉजी नहीं रोकेगी, उस टाइम पर जो WTO का फ्रेमवर्क था ना, वो क्या हो गया, बिल्कुल काम ही नहीं कर पाया। मतलब परशो आउटसाइड द WTO फ्रेमवर्क, ऐसा WTO के फ्रेमवर्क में है नहीं। जैसी जैसी चीज़ें US-China ट्रेड टेंशन के दौरान हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि इनकी जो पावर है, इनकी जो अथॉरिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है जब वो मेजर पावर के सामने डील करते हैं। ठीक है,
छोटे छोटे पावर वाले कंट्री के साथ तो ये अच्छे से डील करते हैं, लेकिन जैसे इनके सामने कोई बड़ा पावर वाला कंट्री आ जाता है, मेजर पावर्स वाले कंट्री आ जाते हैं लाइक यूएस एंड चाइना, तो उस टाइम पर वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी नहीं करते तो भी ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहीं पर आता है कि राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स। तो उसके टाइम पर डब्ल्यूटीओ का कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो हमने बनाया ही इसको इसलिए था ताकि उस पर फर्क पड़े। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ रहा है देन अगेन हम बोल सकते हैं कि इनको हम डिसबैंड कर सकते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास क्या आता है, सर्ज इन अ प्रोटेक्शनिज्म एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इसमें क्या पता लगेगा, आप देखो सर्ज इन अ प्रोटेक्शनिज्म एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको पता लगेगा कि रिसेंट मेजर्स सच एज लार्ज स्केल सब्सिडीज फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज and semiconductor manufacturing by major economic have raised concern about a subsidiary less that WTO struggle to regulate efficiently। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये जो मेजर ट्रेड हो रहे हैं, लार्ज स्केल पर सब्सिडीज दिए जा रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और सेमीकंडक्टर को, ये हमारे क्या हो चुके हैं, कहीं ना कहीं WTO के लिए चिंता की विषय बन जाएगी कि वो इतने ज़्यादा सब्सिडीज लेके आए कहाँ से। मतलब मेरा ये है कि ये जो लार्ज स्केल पे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी को, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, मेजर इकोनॉमी जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या फिर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अब ये पैसा तो WTO को देना है। अब WTO इसको रेगुलेट कैसे करेगी, किस तरीके से वो सब्सिडीज को रेगुलेट करेगी इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर जो हमारा ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया उस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं WTO के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। वो इन सब्सिडीज को रेगुलेट नहीं कर पाएगी अच्छे तरीके से, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं और हमें टेंशन देखने को मिल सकती है। और अगर टेंशन देखने को मिल सकती है तो हम पहले ही टेंशन को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को बाइकआउट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा WTO है इसे हम हटा सकते हैं, इसकी नीड नहीं है। फिर हमारे पास क्या आता है, शिफ्ट टुवर्ड द रीजनल एंड बायलैटरल एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है, देखो मेगा ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कि हमारा RCEP हो गया, CPTP हो गया और USMCA हो गया, ये इंक्रीजिंगली शेप ट्रेड फ्लोज द सम टाइम साइडलाइनिंग द मल्टीलेटरल नेगोशिएशन। अब बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जैसे कि RCEP, CPTPP और USMCA। अब देखो इनका फुल फॉर्म क्या होता है, वो एक बार आप गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो RCEP, CPTPP और जो हमारा USMCA है, ये जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इन्होंने जो ट्रेड का फ्लो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई बार ये जो ट्रेड है ना, वो जो मल्टीलेटरल नेगोशिएशन मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करके ट्रेड होते थे, वो बहुत ज़्यादा बातचीत किए बिना ही क्या होते हैं, साइड बाय साइड अपने ट्रेड करते रहते हैं। तो इसमें जो हमारा WTO का रोल है वो रिड्यूस हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, जिसके वजह से हमें लगता है कि WTO की उतनी नीड है नहीं। क्योंकि अगर WTO होता तो ये जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं जो कि साइडलाइन कर दे रहे हैं WTO के गाइडलाइंस को, तो वो नहीं करते ना। WTO बोलता है कि भाई मेरे गाइडलाइन से करो, लेकिन जब आप उन्हें साइडलाइन कर दोगे, मल्टीलेटरल नेगोशिएशन को साइडलाइन कर दोगे, अपने आप में ही ट्रेड बिजनेस करोगे, तो कहीं ना कहीं ये WTO के लिए थोड़ा बुरा बात है कि WTO के लोग बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए हम WTO को रिजेक्ट ही कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कहता है स्लो एडॉप्शन टू द डिजिटल एंड क्लाइमेट ट्रेड इशू। स्लो एडॉप्शन टू डिजिटल एंड क्लाइमेट ट्रेड इशू में क्या पता लगेगा कि जो हमारा WTO है ना, हैज़ बिन क्रिटिसाइज बाय मूविंग स्लोली ऑन डिजिटल ट्रेड रूल। देखो अभी हमने पढ़ के आ रहे हैं, हम देख के आ रहे हैं डिजिटल के बारे में कितना कुछ जाना। अभी हमारे पास AI इम्पैक्ट समिट भी चल रहा है इंडिया में। हमें पता है कि ये जो ज़माना है इसके अंदर डिजिटल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा पुश हुआ है, डिजिटली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो WTO है ना, वो आज भी क्या है, इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करा जाता है कि वो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी मूवमेंट को काफ़ी स्लो रखा है। वो डिजिटल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन को उतने फास्टली ग्रो नहीं कर पा रहा जितने की नीड है। यहाँ पर देखोगे तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस फ्रेमवर्क, ये सारी की सारी चीज़ें अभी भी क्या है, बिल्कुल ही स्लो रेट पे मूव कर रही हैं जब हम बात करते हैं WTO की। और इसलिए ये WTO को उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बताते जितना ये पहले था। और इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पर डिजिटल ट्रेड रूल, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या सप्लाई चेन रेजिलियंस फ्रेमवर्क के अंदर इसका जो एडॉप्शन है, इसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो है। इसलिए हम WTO को क्या कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं, इसकी हमें उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है,
देखो WTO के ऊपर जब आप कंक्लूजन लिखोगे, अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा कंक्लूजन तो लिखोगे नहीं आर्गूमेंट के अंदर, लेकिन हाँ हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लग सकें। हमें लिखनी है 4 चीज़ें ही, यहाँ पर 5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 4 ही चीज़ें लिखनी है, क्योंकि 4 से ज़्यादा ना तो आपको याद आएगा ना लिख पाओगे, कोई टाइम भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो 5-6 लिखते हैं, बट हाँ मेजोरिटी जिनका सिलेक्शन होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 4 लिख के आओगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 5 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड है कि अगर आपने 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं तो भाई मतलब क्या ही बताऊँ, आप फिर अलग ही लेवल पे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 लिखे हो तो वो एक्सीलेंट में आता है, अगर वेरी गुड में आओगे तो 4 लिख के हो देन वेरी गुड आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है? कंक्लूजन ये कहता है, वाइल द WTO फेसेस सीरियस इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। हालांकि जब आप देखोगे WTO जो है ये इस समय पर काफ़ी सीरियस इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालिसिस एंड स्टेल्ड नेगोशिएशन। इट रिमेन सेंट्रल टू मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब यह है कि WTO चाहे इस टाइम पर कैसे भी प्रॉब्लम को क्यों ना फेस कर रहा हो, लेकिन ये अभी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, ताकि वो दुनिया के लिए एक ट्रेड रूल बना सके, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर जो है वो सेट कर सके। उस चीज़ के लिए आज भी जो हमारा WTO है वो इम्पोर्टेंट है। द फैक्ट दैट कंट्रीज कंटिन्यू टू नोटिफाई मेजर्स, फाइल डिस्प्यूट्स एंड negotiable within the framework indicate enduring relevant. However, the WTO remain effective in a rapidly involving the global economy. Comprehensive reform are essential. Restoring the appellate body, updating rules on subsidies and digital trade, balancing development concern with a fair competition will determine whether it merely survive or regain its full authority in the कमिंग डिकेड। तो कहा यह जा रहा है कि हालांकि जो WTO है ना वो इफेक्टिवली अपने आप को रैपिडली इवॉल्व कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जो कि इसेंशियल है उनके साथ, अगर ये एपिलेट बॉडी को रिस्टोर कर पाता है, अपने रूल्स एंड सब्सिडीज और जो डिजिटल ट्रेड है उनको कहीं ना कहीं अपडेट कर पाता है, बैलेंस कर पाता है डेवलपमेंट कंसर्न को, फेयर कंपटीशन को डिटरमाइन कर पाता है, तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा और अपने आने वाले दशकों के अंदर जो उसकी अपनी खुद की एक अथॉरिटी थी उस चीज़ को वो वापस से रिगेन भी कर पाएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन होता है जो कि आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा आर्गुमेंट जो कि हमने देखा, जो कि था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब देखो जो आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है ये वाला। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ये वाला, ये दोनों ही PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम आप जान सकते हो, ढूंढ सकते हो अगर आपको चाहिए। देखो टेलीग्राम के लिए करना क्या है कि आपको टेलीग्राम पे जाना है, @ लिखना है, फिर आप यहाँ पर लिखोगे CAPF, उसके बाद एक अंडरस्कोर लिखोगे, फिर लिखोगे आप AC और फिर लिख दोगे 2026। वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ये दोनों ही PDF में भेज दूंगा, एक ही में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड देन फर्दर आप इसे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और अपनी चीज़ों को आप फर्दर अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।